हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सबसे पहले सभी लोगों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS पर स्वागत है। और आपके अपने सेशन टर्मिनोमिक्स यानी कि टर्मिनोलॉजी इन इकोनॉमिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जिसमें हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है कि हम थ्योरी के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें हम कवर करते चलें, चाहे वो यूपीएससी के हों और चाहे स्टेट पीएससी के। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है 2024 को टारगेट करके शुरू की गई है और आप लोगों के दृष्टिकोण से शुरू की गई है, जिसमें आप चैप्टर वाइज टॉपिक को भी कवर करते चलें और साथ के साथ आप उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले सालों में, 15 साल तो यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लासों को जरूर देख लें, जिससे कि उनको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं अपना जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। ध्यान रखिएगा, ओके। आज इसमें हम लोगों ने जो शुरू किया हुआ है वो है कृषि को लेकर के। इससे पहले भारत सरकार ने कृषि के सुधार के लिए कृषि क्रांतियां की हुई थी, उनके बारे में चर्चा किया था। और उसके बाद हमने बात किया था कि कृषि के विकास के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई थी, उनके बारे में भी चर्चा की। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हम ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ें या कृषि में पढ़ें, ठीक है ना, या इकोनॉमी में पढ़ा जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी के मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भूमि सुधार को लेकर के। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आराम से समझने की कोशिश कीजिए, जिसके हर पहलू को हम आराम से डिस्कस करेंगे और साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस की जाएगी। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, मैंने नाम रखा है भूमि सुधार को लेकर के, लेकिन अगर बात किया जाए तो कृषि विकास को लेकर के एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं फसल पूर्व प्रबंधन। ध्यान रखिएगा, फसल पूर्व का मतलब होता है फसल कटने से पहले एक किसान अपनी सारी कृषि व्यवस्था को कैसे कैसे मैनेज करता है। उसको हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक देखा जाए तो इसमें सबसे पहले किसान की जो चीज जुड़ी हुई है वो भूमि सुधार और सिंचाई को लेकर के है। ये सब आपके फसल कटने से पहले की सारी चीजें होती हैं एक किसान के लिए। दूसरा, बीज हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इनकी उसको जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद उसको वित्त और बीमा से संबंधित जरूरतें पड़ती हैं, और उसके साथ में उसको पड़ती है तकनीक और मशीनरी यानी टेक्नोलॉजी की। और ध्यान रखिए, भारत सरकार ने इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, चाहे भूमि सुधार की हो, चाहे सिंचाई के लिए करके हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, बीज को लेकर के राष्ट्रीय बीज नीति है, उर्वरक नीति है, ठीक है ना। वित्त के लिए तो आप समझते ही हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुई, या टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें सरकार ने शुरू की हुई। तो दोस्तों, हम इनमें से एक एक करके सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और सारे पहलुओं को विस्तृत तौर पर हम पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट में आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, ये आप समझ लीजिए। आप लोग समय दे रहे हैं तो उसको ढंग से पढ़िएगा। आज हम बात करेंगे भूमि सुधार को लेकर के, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उनको भी हम देखेंगे। एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिंचाई, बीज, उर्वरक, एक एक करके सारी चीजों को हम डिस्कस करते चले जाएंगे। जितना बड़ा टॉपिक होगा उतना समय उस पर हम देंगे। क्लियर है? जल्दबाजी नहीं, आराम से करिए, सॉलिड तरीके से करिए, रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। पता चला कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और क्वेश्चन 25 भी सही नहीं हुए, फायदा क्या होगा? मैं कहता हूं कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, जो आए सामने आप क्वेश्चन को टिक कर सकें, तब तो मेरी क्लास का फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। ओके,
तो आज हम बात कर रहे हैं भूमि सुधार को लेकर के। और भूमि सुधार में दोस्तों ध्यान रखना, ये 3 मुद्दे हैं जहां से आपके प्रश्न बनेंगे और सारी चीजें होंगी। क्वेश्चन सीधा सीधा बनाया जा सकता है। भूमि सुधार के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल कर सकते हैं? बिचौलियों का अंत को, काश्तकारी सुधार को, भूमि के पुनर्गठन को। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कितने सही हैं इसमें से। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा। ओके, तो इसमें 3 चीजें हैं भूमि सुधार में। सबसे पहले बिचौलियों की बात की जाएगी, बिचौलिए कौन होते हैं, काश्तकार के बारे में बात की जाएगी, और भूमि के पुनर्गठन को लेकर के क्या क्या अब तक प्रावधान हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एवरीबॉडी, इट इज ओके? तो इसमें एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बिचौलियों का अंत। भूमि सुधार के अंतर्गत ध्यान रखना, भूमि सुधार में सबसे पहले हम बात करेंगे बिचौलियों के बारे में। बिचौलिए कौन थे? बिचौलियों का अंत। कौन थे ये बिचौलिए? बिचौलिए दोस्तों कोई और नहीं थे। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत में 3 नीतियां लागू की हुई थी। कौन कौन सी? एक, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्होंने जमींदारी प्रथा लागू की हुई थी। बंबई और मद्रास में उन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा लागू की हुई थी। और उसके साथ ही देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इस क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की हुई थी। और ये सब कौन थे? ये सब वो लोग थे जो सरकार के बिहाफ पर आम जनता से टैक्स कलेक्ट करके उनको देते थे। ध्यान रखना। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले लोग थे जो पहले इतिहास में थे, वो जमींदारी प्रथा वाले थे, ठीक है ना, और वो थे आपके महलवाड़ी प्रथा वाले, महलवाड़ी प्रथा वाले। ये सभी के सभी आपके बिचौलिए थे। और इनका काम क्या था? इनका काम था आम जनता से टैक्स कलेक्ट करके सरकार तक पहुंचाना। अब बाकी अन्य के साथ व्यवस्था क्या थी, कैसे थी, वो सरकार के इतिहास के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले सोचिएगा, इस प्रथा को भारत में, ध्यान रखना, बिचौलियों के अंत को लेकर के सबसे पहले 1948 में मद्रास में, ध्यान रखिएगा, मद्रास में कानून बनाया गया। कानून, मद्रास में इसको लेकर के कानून बनाया गया कि बिचौलियों को समाप्त किया जाए। पहली शुरुआत मद्रास से शुरू हुई थी बिचौलियों की समाप्ति के लेकर के। तो ये क्या है? भारत का पहला प्रयास है कि इन व्यवस्था को खत्म किया जाए। पहला प्रयास। और उसके बाद एक एक करके पूरे भारत में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया और 1972 में पूरे भारत में इसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त पूरी तरीके से। यानी कि 1972 के बाद हमारे यहां जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब कोई सरकार के बिहाफ पर या किसी के बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। यह पहला मुद्दा। बात समझ गए? तो कहने का मतलब है ये कौन लोग थे? ये थे कर संग्रहकर्ता। और इस व्यवस्था को भारत में खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर संग्रहकर्ता या जमींदारी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था या इस तरह के बिचौलियों को लेकर के सबसे पहला प्रयास कहां शुरू किया गया था? मद्रास। और भारत में पूरी तरह कब खत्म हुआ? 1972। इट इज क्लियर? अब इसके बाद आता है दूसरा मुद्दा, उसको समझिएगा। दूसरा मुद्दा है आपका इसमें काश्तकारी सुधार को लेकर। काश्तकारी सुधार को लेकर। अब यहां पर पहली बात समझ लीजिए कि काश्तकार किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यही दोस्तों पता नहीं होगा कि काश्तकार और किसान होता कौन है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, काश्तकार का मतलब होता है वो किसान जो किसी दूसरे के खेत में जाके काम करता है, उसकी अपनी कोई जमीन नहीं है। एक तरीके से समझ लीजिए, वो स्थायी रूप से काम करता है, उसको काश्तकार कहते हैं। ध्यान रखना, यानी कि जमींदारों की जिनके पास 500 बीघा, 1000 बीघा, 2000 बीघा बड़ी बड़ी जमीनें जिनके पास थी, जमींदार थे, उनके खेतों में जाकर के जो लोग काम करते थे पुश्तैनी रूप से, उनको कहते हैं काश्तकार। और आज भी जो लोग पट्टे पर लेकर के, बटाई पर लेकर खेत करते हैं,
वो भी काश्तकार होते हैं। जैसे मैं हूं, अगर अभी आपसे आपका खेत पट्टे पर ले लेता हूं, लीज पर ले लेता हूं, तो मैं काश्तकार हूं, आप मालिक हैं। ध्यान रखिएगा। तो काश्तकार ये व्यवस्था है, और हमारे यहां काश्तकारी व्यवस्था शुरू से चली आ रही थी। ध्यान रखिएगा। तो काश्तकार और किसान में समझ में आ गया। किसान वो व्यक्ति जो अपनी जमीन पर खुद खेती करता है, और काश्तकार जो दूसरों की जमीन पर खेती करता है। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? समझिएगा। तो किसान जो अपनी जमीन पर, अपनी भूमि पर कृषि करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी को हम खुदकास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदकास्ट। ध्यान रखिएगा, यानी कि अपनी खेती खुद करने वाला। क्लियर हो गया? और दूसरा होता है काश्तकार। काश्तकार ये होता है दूसरे की जमीन पर खेती करने वाला, कि भूमि पर खेती करने वाला, करने वाला। ये रहे दो चीज। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया काश्तकारी सुधार को लेकर के। तो खुदकास्ट और या किसान और काश्तकार में अंतर क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि इनके संबंध में समस्या क्या क्या थी, इससे संबंधित क्या क्या चीजें थी जिसको सुधार किया गया। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने 3 चीजें समझ में आई थी जो इनसे संबंधित समस्याएं थी, और उनके लिए सरकार ने प्रयास किए थे। यानी कि 3 प्रकार की समस्याएं, 3 समस्याएं थी जिनका समाधान करने की सरकार ने कोशिश की थी। पहला वो था आपका लगान, लगान को लेकर के ध्यान रखना। दूसरा था इनके स्थायित्व को लेकर के, कोई इनको बार बार हटा ना दे। और तीसरा था इनके स्वामित्व को लेकर। किसको लेकर के? स्वामित्व को लेकर के, मालिकाना हक को लेकर। अब कहेंगे सर लगान क्या है? भाई जिसकी जमीन पर किसान काश्तकार खेती करता था, तो उसका आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदार या मालिक ले जाता था। आज भी क्या होता है, बटाईदार क्या करता है, 50% ले जाता है। वो एक प्रकार से लगान ही है। केवल जमींदार की या मालिक की जमीन है, बाकी उसमें मेहनत करना, बीज लगाना, पानी लगाना, सब कुछ करना किसान का काम होता है, जैसे काश्तकार कहते हैं। तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए? किसान को ना। लेकिन ये लोग ले जाते थे। तो सरकार ने क्या किया, योजना आयोग ने, यहीं पर समझिएगा, यहीं पर योजना आयोग ने कहा, आयोग ने निर्धारण किया कि 20 से 25% लगान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 से 25% लगान होना चाहिए। यह योजना आयोग ने कहा। ये रहा। लेकिन अभी भी यह व्यवस्था पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। लोग अभी भी 50% से ज्यादा लेते हैं, क्योंकि शर्त पहले ही लगा देते हैं कि भैया खेत लेना है, करना है तो बता दो। 50% से कम नहीं लेंगे। अब जिनके पास जमीन नहीं है वो क्या करे बेचारा, तो वो खेती करता ही करता है उनके यहां आकर के। ये अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने निर्धारण किया था 20 से 25% होना चाहिए, लेकिन इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, वो मौखिक होता है, इसलिए सफल नहीं हो पाया। दूसरा, स्थायित्व। दूसरी इस समस्या का समाधान क्या किया स्थायित्व को लेकर के? इसमें यह कहा गया कि इनकी बेदखली नहीं होनी चाहिए। जो पुश्तैनी रूप से 10 साल से 20 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी जो किसान आपके खेतों में काम करते चले आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, स्थायी बना देना चाहिए। तो सरकार ने इनको स्थायी बनाने का प्रयास किया, स्थायी बनाने का प्रयास किया। क्योंकि भाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खेत में काम करके आया हो, अब कहोगे भैया इतना मिलेगा, नहीं तो हटाओ यहां से, बेचारा कहां जाएगा वो? कितनी पीढ़ियों से तो वो तुम्हारे खेतों में काम कर रहे हैं। और पीढ़ी से नहीं कर रहे तो कम से कम 10-12 साल से कर रहे हैं। उनको कुछ तो दो। उनको स्थायी बनाने का प्रयास, या कह सकते हैं उससे बेदखली से रोकने की कोशिश, बेदखली से रोकने का प्रयास किया गया।
ये किया गया दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या प्रावधान की गई, इसमें यह कहा गया, सीधी सी बात है कि इनको बेदखल तभी करेंगे जब आप खुद खेती करें, ध्यान रखिएगा, अन्यथा उसको करने दीजिए, या फिर अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उसके नाम कर दीजिए, जिससे कि वो इतने वर्षों से काम कर रहा है, कुछ तो मिले उसको। तो दो प्रावधान उन्होंने किए इसके अंतर्गत, यहीं पर समझिएगा कि दो प्रावधान उनमें उन्होंने किए। नंबर एक, आप बेदखल तब करेंगे, बेदखल कब करेंगे, जब खुदकास्ट करना हो। करना हो। नंबर दो, या बेदखल करेंगे तो बेदखल कर सकते हैं तब जब इन्हें भूमि का एक टुकड़ा आप देंगे, भूमि का एक हिस्सा उनके नाम करें। ध्यान रखिएगा, तो ये दो कंडीशन है। एक, बेदखल तब करेंगे जब आप खुद खेती करें, दूसरों को ना करने दें, ठीक है ना। या फिर बेदखल तब करें जब उन्हें अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उसके नाम करें, जो पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। भाई आपकी सेवा की है, आपने उसका लगान लिया है, आपके खेतों में उन्होंने खून पसीना बहाया है, तो कुछ तो मिलना चाहिए, है कि नहीं। और तीसरी बात स्वामित्व को लेकर के, सरकार ने इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया कि जो, ध्यान रखना, 12 वर्षों से अधिक समय से खेती कर रहा हो, 12 वर्षों से अधिक समय से कृषि कर रहा हो, उससे क्या करना चाहिए, भूस्वामी बना देना चाहिए, भूस्वामी बना देना चाहिए। सोचिए, यह सरकार ने प्रावधान किया, इन्हीं सब चीजों से जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था, समझिएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो जमीनें उनके पास ही रह जाती, जमींदारों के पास ही रह जाती, आम आदमी को मिलती ही नहीं। आम आदमी करता क्या, ध्यान रखना। तो इसमें यह प्रावधान किया गया, और यह मात्र 3 राज्यों में सफल हुई ये योजना, सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों में सफल हुई। कौन कौन से, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। सिर्फ ध्यान रखना, यह योजना केवल 3 राज्यों में सफल हुई। राज्यों में सफल, ध्यान रखना, वो कौन कौन से राज्य हैं, अब आप देख सकते हैं। वो राज्य हैं आपके केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, केवल 3 राज्यों में सफल। याद रहेगा नहीं रहेगा, मैंने अलग अलग कलर से आपको सारी चीजें समझा दी हैं कि काश्तकारी सुधार के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या किया है। इस चार्ट को आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अब काम हो जाएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन डू। अगर एक चीज और जाननी है तो जान लीजिए कि अगर यह योजना, स्वामित्व वाली योजना, सबसे ज्यादा सफल हुई तो 3 राज्यों में ही, उनमें भी बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में। और ये पता है आपको, पश्चिम बंगाल में इसके लिए सरकार ने एक विशेष मिशन चलाया था, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन वर्गा के नाम से कहते हैं। ध्यान रखना, कौन सा, ऑपरेशन वर्गा, इसी के लिए चलाया गया था पश्चिम बंगाल में, ऑपरेशन वर्गा, ध्यान रखना। ओके एवरीबॉडी, क्लियर। ऑपरेशन वर्गा कहां चलाया गया था, पश्चिम बंगाल में, भूस्वामी बनाने के लिए। तो केवल 3 राज्यों, बाकी अन्य जगह पर ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि लोग अब 12 साल काम ही नहीं करने देते। 8-10 साल करवाया, उनको बेदखल कर दिया, बोले जाओ। मौखिक होता है, कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाते। इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। बात क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखना, ठीक। चलिए, अब इसके आगे हम बात करें तो इसके आगे आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो लोग 2024, 25, 26 या इवन 2027 में अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म, सोचिए, बैच स्टार्ट किया है, बैच नंबर 2।
1.5 साल का, 2.5 साल का, 3.5 साल का, ये रहा 18 महीने, 30 महीने, 42 महीने का। और ये आपका 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है 23rd से, और मॉर्निंग में 8 बजे, सुबह 8 बजे। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? तो जो लोग करना चाहते हैं वो इवनिंग में नहीं करना चाहते, मॉर्निंग में करना चाहते हैं, तो 8 से 11 के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसके लिए फीस में कोई बदलाव नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत कम फीस है, वही रखी गई है। सोचिएगा, आपकी 23,999 रुपए, 26,999 रुपए, और इसके लिए आपकी 29,999 रुपए। ये रही 30, तीनों तरह की फीस है। मात्र 30,000 रुपए में 3.5 साल का कोर्स मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK लाइफ, और इसके थ्रू आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। ध्यान रखना, यूट्यूब और अन्य चीजें सब अच्छी तरह है, अच्छी तरीके से करा रहे हैं, आप लोगों के लिए करा रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अगर लक्ष्य अच्छा है, लक्ष्य पर ईमानदारी से चल रहे हैं, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर रणनीति के साथ हमको काम करना पड़ेगा। समझ लीजिए, जिसमें हमारा साथ हमारा कोच हो, हमारा मेंटर हो, जो हमारी कमियों को बता सके, हमारी समस्याओं को देख सके और हमारे अंदर सुधार कर सके। ध्यान रखना, आपको हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आपने कितना तैयार कर लिया कैसे पता चलेगा? बात समझना, आपके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, वो कैसे पता चलेगी? आपको क्या आता है ढंग से, क्या नहीं आता, कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि इतने कम अमाउंट में मौका मिल रहा है, इसके साथ हमारे साथ जुड़िए और अपना सफलता को वहां तक लेकर के जाइए जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, 23 तारीख 8 बजे सुबह। ओके? और जिन लोगों को मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है, जिन लोगों को मुझसे जुड़ना है, वो जुड़ सकते हैं। ये मेरा कोड है, ये टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम और ये मेरी मेल आईडी है, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे बारे में पता कर सकते हैं। और ये आपका टेलीग्राम का बारकोड है, जिसमें आप लोग कनेक्ट होकर के सारी अच्छी इंफॉर्मेशन, सारी गाइडेंस, प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए तो हैं दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, तो हम बात कर रहे थे इसके आगे लेकर के, अब इसी में एक तीसरा पॉइंट और समझिएगा। एक जो तीसरा मुद्दा मैंने बताया था काश्तकारी सुधार का, और वो है आपका भूमि का पुनर्गठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूमि का पुनर्गठन। और भूमि के पुनर्गठन में ध्यान रखना दोस्तों, दो तरह की समस्याएं हैं इसमें, दो तरह की समस्या है। एक समस्या है छोटे छोटे टुकड़ों की, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, और दूसरी बड़े जमींदारों की बड़ी भूमि, बड़ी भूमि के मालिक। अब जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो कैसे काम चलेगा, और जिन जो सोचिए छोटे छोटे टुकड़े हैं उससे कैसे काम चलेगा? ध्यान रखना, छोटे छोटे टुकड़ों की भी दो समस्याएं हैं, जिनको आसानी से समझिएगा। वो समस्याएं क्या क्या है? एक समस्या है अपखंडन की, अपखंडन, और दूसरी समस्या है उपविभाजन की, उपविभाजन। अपखंडन और उपविभाजन दो चीजें हैं जिनको आप लोगों को समझने की जरूरत है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और ये आपके बड़े बड़े भूमि के मालिक हैं, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, तो इनके लिए क्या किया? और जब जमीन के टुकड़े छोटे छोटे होते हैं ना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, उनमें पैदावार नहीं होती, उनमें कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो पाती है, समझना। और आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो अलग होते हैं। ध्यान रखना, अपखंडन का मतलब क्या होता है? अपखंडन का मतलब होता है जमीन के टुकड़े अलग अलग जगह बिखरे होना। यानी कि ये आपका कुछ एक एरिया है, उस एरिया में किसी एक व्यक्ति की जमीन का एक हिस्सा यहां पर है, एक हिस्सा यहां पर है, एक हिस्सा यहां पर है। सोचिएगा, दूसरा व्यक्ति है, उसका ये एक हिस्सा यहां पर है, एक हिस्सा यहां पर है। इसी तरीके से तीसरा देखेंगे तो तीसरा भी देख सकते हैं, एक का हिस्सा यहां पर है,
एक का हिस्सा यहां पर है, एक का हिस्सा यहां पर है। इस तरीके से अलग अलग जमीन बिखरी पड़ी है, ध्यान रखना। और यहां पर क्या है, उपविभाजन में एक ही जगह पर एक ही परिवार के लोगों का विभाजन होते जाना। सोचिएगा, एक बड़ी भूमि ये रही, सोचिएगा उसके 4 बेटे, तो 4 बेटों के 4 टुकड़े हो गए। ठीक, अब सोचिए उनमें किसी एक की, किसी एक के 2 बेटे हैं, किसी के सोचिएगा 4 बेटे हैं, किसी का एक ही बेटा है, और हो सकता है कि किसी के आपके 3 बेटे भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, किसी के 3 बेटे भी हो सकते हैं। तो अब कैसे काम करेंगे, कैसे किया जाएगा, तो समझ लीजिए, यहां पर 1 2 3 इस तरीके से विभाजन हो जाएगा। ये हो सकता है एक के 2, एक के 4, एक के 3, किसी का एक ही हो सकता है, किसी के 6 भी हो। इसको कहते हैं एक उपविभाजन। उपविभाजन यानी कि एक ही जगह पर विभाजन। ठीक, और ये अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ, अलग अलग जगह पर भूमि ये रही, 1 और 1 2, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें अगर सोचिएगा, जितनी छोटी जमीन होगी उतनी पैदावार कम होगी, ये समझ लीजिए, जितनी छोटी जमीन उतनी कम पैदावार। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर, समझ गए ना? तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब बताइए इन सब का हम समाधान कैसे करें और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इन छोटे छोटे टुकड़ों की बात करें तो यहीं पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। यहीं पर कंसेप्ट आता है, आपने नाम सुना होगा सीमांत कृषक, सीमांत किसान। दूसरे होते हैं लघु किसान, और तीसरे होते हैं मध्यम किसान। कौन होते हैं ये, कैसे मानेंगे, किन किन के क्या कंडीशन है, तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। सीमांत किसान उसे कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम होती है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को कहते हैं सीमांत किसान। ठीक है ना? लघु किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है। ठीक, और मध्यम किसान जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन होती है, उसको कहते हैं। उसके बाद कहते हैं बड़े किसान। ठीक है ना? और भारत में जितने भी किसान हैं, जितनी भी भूमि है कृषि जिस पर की जाती है, पता है आप लोगों को कितनी संख्या किसकी है? ध्यान रखिए, आज आपको बता देते हैं, सुन लीजिए। ये है आपके सबसे ज्यादा जमीन जिनके पास है, सबसे ज्यादा जमीन। सोचिएगा, 2011 में इनकी संख्या थी 85%। सोचिए, 85% जमीन इनके पास है, और ये किसान इतने हैं। और 2015-16 में सोचिएगा, इनकी संख्या हो गई 86.4%। यानी कि सबसे ज्यादा किसानों की संख्या क्या किनकी हो गई? इनकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया हमारे देश में खेतों के छोटे छोटे टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जमीन का जो आकार है, कृषि भूमि का जो आकार है, वो छोटा होता चला जा रहा है। और जितना छोटा टुकड़ा होगा, समझ लीजिए कृषि की उत्पादकता उतनी कम होगी। मेरी बात समझ गए? तो इसका मतलब यहां पर समझ लीजिएगा कि भारत में, यहीं पर समझिएगा, भारत में छोटे छोटे किसान या भूमि की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो सोचिए क्यों बढ़ रही है? पहला कारण तो यहां पर आएगा, क्यों बढ़ रही है? सीधी सी बात है, एक, जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से, जनसंख्या वृद्धि की वजह से। दूसरा, यहीं पर समझिएगा, दूसरा कारण क्या है? परिवार टूटना, परिवार टूटना।
पहले मिलजुल करके रहते थे, अब परिवार टूटते हैं, अलग अलग बंटवारा होता है। अब एक भाई शहर आ गया तो गांव की जमीन क्या करे, वो बेचारा किसी को बेच देता है। अरे मैं शहर में आ गया भाई, मेरा हिस्सा दे दो, मैं बेच के जा रहा हूं, मैं तुम्हें भाई को क्यों दूं। पहले सब मिलजुल के कर लेते थे, लेकिन नहीं, अब तो टूट रहा है, बेचना है। इन सब की वजह से हो रहा है। और तीसरा, ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्त, अब सोचिए वो कोई किसान कर्ज के जाल में फंस जाए तो क्या करेगा। उससे निकलने का एक ही तरीका है कि अपनी का जमीन का एक टुकड़ा बेच दीजिए। 4 बीघा है तो उसमें से 1 बीघा बेच दीजिए। इस तरीके से ये हो रहा है। अब इसका सोचिए, यहीं पर प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों। यहीं पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, मेंस में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रारंभिक परीक्षा में भी। प्रभाव क्या पड़ेंगे इसी के, इसका क्या प्रभाव होगा। तो नेचुरल सी बात है, आप समझ सकते हैं, जितना छोटा टुकड़ा उतनी कम उत्पादकता, कम उत्पादन होगा। इसमें तकनीक का उपयोग नहीं हो सकता, तकनीक कम उपयोगी होगी। तीसरा, इसमें बेकार जमीन ज्यादा होगी, बेकार जमीन ज्यादा होगी। कैसे कहोगे बेकार जमीन, भाई जितने ज्यादा बंटवारे होंगे, सोचिएगा, ये देखिए, ये पहले एक खेत था, इसके बीच में कोई बॉर्डर नहीं था, समझना, पहले एक खेत था, कोई बॉर्डर नहीं था। अब क्या है, ये सब मेड़ बन गई। सोचना, सबके खेत के बीच में क्या बन गई, इनकी सीमाएं मेड़ बन गई है। तो अब इस जमीन पर कोई खेती हो सकती है, नहीं हो सकती। पहले बड़े खेत में एक साथ मशीन लग जाती थी, एक साथ हल लग जाते थे, सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब संभव नहीं। अब ये मेड़ लग गई हैं, ये इतनी जमीन बेकार हो गई। और तो और जिन लोगों ने खेती की होगी ना बेटा, समझ लीजिए, वो अच्छे समझ सकते हैं। हमेशा जमीन के जो कोने जो होते हैं, खेत के जो कॉर्नर वाली जो जमीन होती है, वो बहुत कम उपजाऊ होती है और वहां पर कोई भी सही ढंग से कुछ भी हो नहीं पाता। कॉर्नर वाली भूमि जिन्होंने खेती की होगी, ये बेकार हो जाती है कॉर्नर में, क्योंकि मशीन नहीं लग पाती, आप ढंग से खेती नहीं कर पाते, और फसल देखेंगे तो हमेशा खेत के कोने में कम पैदावार होती है। अब जितने ज्यादा छोटे टुकड़े होंगे, समझ लिए उतने कोने बेकार होंगे, यानी कि अब उसका उपयोग कम होगा। यह है समस्या, बेकार भूमि की समस्या बढ़ जाती है। ठीक, और एक चीज और, पारिवारिक विवाद बढ़ जाते हैं, पारिवारिक विवाद। और पारिवारिक विवाद खेतों में, किसानों में किसके होते हैं, अपने खेत के बॉर्डर को लेकर के, सीमा को लेकर के। ये जो मैं बता रहा था, ये कि भैया ये रहा, पता चला कि उसने थोड़ी सी मेड़ काट ली तो हो गई लड़ाई। करे ये यहां से मेड़ काट रहा है, पतली कर रहा है, भाई चौड़ी कर इसको, फलाना कर ना, इसको लेकर के लड़ाई होती है। अगर उसने जरा सा फावड़ा इधर चला दिया तो समझ लीजिए कि लड़ाई होनी है, खून खराब हो जाना, मर्डर हो जाने हैं। तो सोचिए कितनी समस्याएं होती, ये प्रभाव हैं इसके। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब बात आती है कि आखिर फिर इसका समाधान क्या हो सकता है, कैसे करें, इसको रोके कैसे जाए। तो इसके लिए 3-4 तरीके बताए गए थे इन सारी चीजों के लिए। तो सोचिएगा, इन सब चीजों के लिए सरकार ने और हम लोगों ने जो तरीके बताए वो लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या है। देखिए, जो आपका उपखंडन की समस्या है, उपखंडन, उसकी समस्या के लिए समाधान है इसके उपखंडन का समाधान, और वो समाधान है चकबंदी कानून, चकबंदी लागू। ध्यान रखना, चकबंदी यानी कि एक व्यक्ति को अलग अलग जगह पर जमीन न दे करके एक ही जगह पर इकट्ठा करके दे दीजिए उसको। जैसे ये देखिए, अब ये ऑरेंज कलर के 3 हैं मेरे टुकड़े, मान के चलिए, तो मुझे भाई एक काम करो, यहां दोनों को हटा करके एक ही जगह पर यहीं दे दो, बस एक जगह। जिसके सफेद है उसको एक जगह पर दे दो, जिसके ग्रीन है उसको भी एक जगह दे दो। इससे क्या होगा, एक बड़ा खेत का टुकड़ा बन जाएगा। समझ लीजिए, ये इसका समाधान है, ध्यान रखना। और ये समाधान करने की सरकार ने कोशिश की, ध्यान रखिएगा, चकबंदी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। और इसको सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले लागू किया था सरकार ने 1920 में पंजाब में। ध्यान रखिए, 1920 में पंजाब में लागू किया गया था, उसके बाद हरियाणा में लागू किया गया, और उसके बाद 1958 में आपके उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ 1954 में,
1954 में मुजफ्फरपुर क्या, मुजफ्फरनगर, कैराना से इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में, और पूरे उत्तर प्रदेश में 58 में लागू कर दिया गया ये रहा, चकबंदी कानून। और सबसे ज्यादा सफलता इन्हीं 3 राज्यों में मिली है। चकबंदी कानून को सर्वाधिक सफल हुआ है ये, सर्वाधिक सफल। इसीलिए देखेंगे तो इन 3 राज्यों में खेती सबसे अच्छी है। बाकी जगह पर कोई भी करने के लिए तैयार नहीं हुआ, न सरकारों ने कोशिश की, राज्य सरकारों ने, न किसानों ने ज्यादा इच्छा दिखाई, इसलिए लागू हो ही नहीं पाया ज्यादातर। इसका समाधान मिल गया। और दूसरी समस्या है उपविभाजन की। उपविभाजन की समस्या, उसका क्या समाधान हो सकता है? ध्यान रखना, उसके लिए सरकार ने 2-3 उपाय दिए। एक उपाय तो यह है कि सहकारी कृषि की जाए, सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। ध्यान रखना, यानी कि जिसमें किसानों की एक कमेटी बनाई जाए, और कमेटी बाकायदा सरकार से रजिस्टर्ड हो, कानून के अनुसार हो, और सभी किसानों की जमीन को मिला लिया जाए एक खेत में। मालिक वो बने रहेंगे, जितनी जमीन है कागज में उतने ही मालिक रहेंगे, और मिल करके खेती करेंगे सब लोग। और जिसके पास जितनी जमीन का टुकड़ा है उतने ही उसको निवेश करना है, और उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा। सहकारी कृषि में यह था, यानी कि किसी की 2 बीघा है, किसी की 50 बीघा है, किसी की 40 बीघा है, किसी की 30 बीघा है, इन सबको मिलाकर के इकट्ठा कर लीजिए पूरे एक इलाके को, और मिलकर खेती करिए। निवेश, जिसका जितना हिस्सा है उतना ही निवेश होगा, और मिलेगा कितना? उतना ही मिलेगा जितना उसकी जमीन है, उसी हिसाब से उसको मिलेगा। फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि इतने बड़े खेत में मिलकर के सामूहिक रूप से खेती करेंगे तो ज्यादा पैदावार होगी, बेकार भूमि का उपयोग हो सकता है, यह समझ लीजिएगा। लेकिन यह कृषि हमारे यहां सफल नहीं हो पाई। ध्यान रखिएगा, इस सहकारी कृषि का सबसे पहले विरोध किया था चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह ने इसका विरोध किया, और यह सफल नहीं हो पाई। सफल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि किसान इसको लेकर के अवेयर नहीं थे, किसानों का अपनी जमीन से व्यक्तिगत लगाव था, आपस में जागरूक नहीं थे, ठीक ना। और सरकारों ने भी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं कि यार कौन जिम्मेदारी पाले इनकी, इसलिए ज्यादा सफल नहीं हो पाया। मात्र सोचिएगा, इसमें मात्र सोचिए 2% किसानों ने इसको अपनाया, बस, बाकी किसी ने नहीं अपनाया। इसलिए सहकारी कृषि सफल नहीं हो पाई। क्यों? यार कौन मिलाएगा, कल को बंटवारा करने की बात आएगी तो कैसे करेंगे, ये उनके अंदर डर बैठा हुआ है। और बोलने मेरा जमीन का टुकड़ा भाई मेरा अपना, मैं कर लूंगा, कम खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये समझ। बात क्लियर? तो ये एक समस्या चल रही थी। और दूसरी समस्या एक और थी, वो थी महिलाओं की। महिलाओं ने भी इसमें इनको एक करने में रोका लगाया काफी हद तक। वो नहीं चाहती थी कि सब मिलकर काम करें। कुछ महिलाएं जो गांव में अनपढ़ होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, वो बंटवारे में ज्यादा विश्वास करती हैं, जो कम पढ़ी लिखी होती हैं। और जो समझदार होती हैं तो वो तो चाहती है कि मिलकर करें भाई। तो कुछ इस तरह की महिलाएं थी जो लगातार कोशिश करती कि नहीं 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 नहीं, हम अकेले कर लेंगे, मेरा पति अकेला कर लेगा, बस हम मिलकर कर लेंगे, कम खा लेंगे लेकिन सुकून से रह लेंगे, हेडक नहीं पालना है हमको। वही महिलाएं सोचिए घर में बंटवारा करवाती हैं, उसी तरह की महिलाएं। जो अच्छी महिलाएं हैं, जो समझदार हैं, वो कभी बंटवारा नहीं करती हैं। तो इसमें उनकी भी भूमिका थी। क्लियर हो गया? और दूसरी समस्या, इसका एक समाधान और भी है, जिसे हम कहते हैं पट्टेदारी। कौन सी? पट्टेदारी कृषि, या लीजिंग कहते हैं इसको, लीजिंग। ध्यान रखना, किराए पर लेना, बटाई पर नहीं, किराए पर। मैंने आपका खेत किराए पर ले लिया, अब मैं उसमें खेती करता हूं। लेकिन ये जो पट्टेदारी होगी वो बाकायदा अनुबंध के आधार पर होगी, कानूनन अनुबंध बनेगा इसका, कानूनन अनुबंध होगा। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए मैं इस क्षेत्र के 50 किसानों की जमीन किराए पर ले रहा हूं, या 10 किसानों की जमीन किराए पर ले रहा हूं, ठीक है ना। मैंने सबको ले लिया, ये रही 4, 8, 10, 12, 15, 20 किसान हैं, इन सबकी जमीन को मैंने क्या ले लिया? किराए पर ले लिया।
सबको किराया दूंगा महीने साल का आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 20 साल 25 साल के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। अब तब तक कागज में तो आपकी जमीन उतनी ही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। बाकी अब मैं क्या करूंगा, पूरे खेतों को आपस में मर्ज करूंगा और फिर मशीनों से खेती करवाऊंगा अपने तरीके से। और हो सकता है कि जो आप लोग हैं, जो किसान हैं, उन्हीं को अपने खेतों में मजदूरी भी करवाऊं, उनको काम भी दे दूं, ये भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक ये तरीका भी था, ये भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को डर ये रहता था कि जमीन मिल जाएगी 20 साल बाद, फिर अलग कैसे करेंगे, मेरा कौन सा टुकड़ा इसमें मर्ज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो ये समाधान तो है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। मेरी बात समझिएगा, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ये कंसेप्ट है, समझ लीजिए, ठीक हो सक गया ना। तो बताइए, इस तरह की चीजों का यह समाधान हो सकता है, लेकिन सफल नहीं हो पाया किसानों की जागरूकता की कमी की वजह से और सरकार की इसमें इच्छा शक्ति कम होने के कारण। अन्यथा भारत में इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, सब मिलकर खेती कर सकते थे। लेकिन जिस देश में 4 भाई मिलकर खेती नहीं कर सकते, बाकी अन्य किसानों को साथ मिलकर खेती कर लें, ये कैसे संभव है? कोई जरूरी नहीं। बात क्लियर? अब इसमें एक तीसरी समस्या थी, जिनके पास जमीन ज्यादा है, बड़े किसान, बड़े जमींदार या बड़े किसान, बड़े किसान जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उनके साथ क्या किया जाए। इनके साथ सरकार ने 2 प्रयास किए। एक प्रयास तो किया, सोचिए, भूदान आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन, उन सभी जमींदारों से, सोचिएगा, जमीन को दान मांगा गया। और दूसरा बनाया हदबंदी कानून, हदबंदी कानून, जिसे हम सीलिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिंग एक्ट कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें एक लिमिट बना दी गई कि एक किसान इतने ज्यादा जमीन नहीं रखेगा, सीमा है, आज भी है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? ध्यान रखिएगा, भूदान आंदोलन शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था, 1951 से शुरू किया, 1951 से। कहां से? पोचमपल्ली गांव, पोचमपल्ली गांव, आंध्र प्रदेश, जो आज तेलंगाना में है, वहां से शुरू किया। और पूरे भारत में इन्होंने जमीन दान मांगी बड़े बड़े जमींदारों से, और लाखों एकड़ जमीन मिली भी, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जमीन, सोचिए, इस जमीन को लेकर के, ये जो दान जमीन जो प्राप्त हुई, दान प्राप्त जमीन, सोचिएगा, भूमि, इसका क्या किया गया? गरीब लोगों को बांट दी गई, गरीबों में वितरित कर दी गई। यह क्वेश्चन बन जाएगा कि आचार्य विनोबा भावे ने कब, कहां, कैसे शुरू किया था। लाखों एकड़ जमीन मिली थी, वो अलग बात है कि कम उपजाऊ थी या कैसी थी, वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों ने दान दिया। और दूसरा, सरकार ने हदबंदी कानून बनाया। हदबंदी कानून की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, 1942 में कुमारप्पा कमेटी बनाई गई थी, कुमारप्पा समिति बनाई गई। और इस समिति ने कहा कि जमीन निश्चित होनी चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति के पास जमीन कैसी होनी चाहिए? एक निश्चित जमीन होनी चाहिए। यानी कि इन्होंने सीमा, भूमि की सीमा निर्धारण की बात कही, भूमि की सीमा निर्धारण की बात कही। का सुझाव दिया, बोले कि प्रत्येक किसान और प्रत्येक व्यक्ति के पास एक निश्चित जमीन होनी चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को मिल सके। अब ऐसा ना हो कि सभी के सभी इस जमीन को हड़प ले, कुछ एक लोग ही हड़प ले, बाकी सब बेकार रहे। ध्यान रखेगा। और इसी को लेकर के सबसे पहले सोचना, इसी को लेकर के 1961 में पहली बार कानून बना,
पहली बार क्या बना? हदबंदी कानून बना और 1972 में पुनः इसको बनाया गया, पुनः लागू किया गया। 1972 में फिर से रीडिफाइन किया गया सारी चीजें की। और आज आपके पास कितनी जमीन रखने का अधिकार है? सोचिए, 1972 का हदबंदी कानून के अनुसार कितनी जमीन रख सकते हैं? अगर आपकी बहुत अच्छी जमीन है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी जमीन है जिनमें बहुत अच्छा उपज होती है, बहुत अच्छी भूमि है, तो आप कितनी जमीन रख सकते हैं? ध्यान रखिएगा, 10 से 18 एकड़। और अगर मध्यम है, मध्यम भूमि है, तो सोचिए 18 से 27 एकड़ एक व्यक्ति रख सकता है। और खराब जमीन है, सोचिएगा, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा उपज नहीं होती, कभी साल में 2 साल में कभी एक आध कोई फसल हो गई तो हो गई, नहीं तो कोई बात नहीं। जो खराब या बेकार भूमि है उसमें भी आप 27 से लेकर के 54 एकड़ जमीन के मालिक बन सकते हैं। बस ये है आपकी वर्तमान की सीमा, वर्तमान भूमि की सीमा है। क्लियर है? तो ये भूमि के सुधार सरकार ने सारे के सारे कर दिए और इसमें जितने भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए आप सभी को। क्लियर है एवरीबॉडी? ध्यान रखिएगा, हर चीज मैंने इसमें आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर दी, हर चीज मैंने बता दी है, सिस्टमैटिक तरीके से बता दिया। इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद बात करिए। ठीक है ना? अब देखते हैं अब से संबंधित अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जोत है उसे जाना जाता है किस नाम से? सीमांत कृषक के नाम से, बड़े कृषक के नाम से, मध्यम कृषक के नाम से या लघु कृषक के नाम से? आराम से बता सकते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन वाला कौन है? ये रहा, लघु किसान। और 1 हेक्टेयर से कम वाला सीमांत किसान। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? 2016 का क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी स्टेट में पूछा गया हो या यूपीएससी में पूछा गया हो, इससे मतलब नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। सीमांत जोत कितनी होती है? अब आप बता सकते हैं, 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। बताइए आंसर। मैंने एक दूसरा पैटर्न अपनाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग कराते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। मैंने पहले पढ़ा दे रहा हूं, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरा तरीका दूसरा है और मैं चाहता हूं कि इस तरीके से अगर आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग, और इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। बस इतना ही आप लोगों से हमें क्या चाहिए? हेल्प चाहिए, आपका साथ चाहिए। और हम लोग आपके साथ तो काम कर ही रहे हैं और एक एक चीज डिटेल में आपको लोगों के साथ काम। तीसरा, लघु और सीमांत किसान। अब समझ में आ गया? सरकार जो क्वेश्चन पूछती है, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? यह 2021 का प्रश्न। बताइए, जो क्वेश्चन पूछा गया किसान मानधन योजना, अरे भाई किसके लिए लागू की गई? लघु और सीमांत किसानों के लिए। तो अंतर पता होना चाहिए ना। बताइए, 15 अगस्त 2020, 12 सितंबर 2019, 26 जनवरी 2020, 25 अगस्त 2019। बताइए आंसर है 12 सितंबर 2019। क्लियर हो जाएगा एवरीबॉडी? इसी तरीके से करते चले जाइए आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो मिट्टी के जांच करने के बाद खेती करना चाहिए, इसके लिए शुरू की गई। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, मिट्टी की जांच से संबंधित है मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम। भाई ये भी तो उसी का हिस्सा है, भूमि सुधार का। बताइए, नंबर 1, सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना इसका उद्देश्य है। मृदा की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा का आकलन करने में बैंकों को समर्थ बनाना है।
या कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना है? बताइए। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, 1 2 3। बताइए क्या होगा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब होता है मिट्टी की जांच करिए और मिट्टी की जांच करने के बाद आप पता कीजिए कि इस मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और जो पोषक तत्व पहले से मौजूद हैं उसका उपयोग आपको उर्वरक में नहीं करना। सीधी सी बात है। जैसे आप अपने ब्लड में अपने शरीर के चेक कराते हैं ना कि भाई मेरे शरीर में क्या कमी है, तो वही तो दिया जाता है। ब्लड टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ऐसा थोड़ा ना कि खाली ऐसी देखकर कमजोरी आ रही है कि सब कुछ चढ़ा दो भाई, ऐसा थोड़ा ना होता है। हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन आपको उपलब्ध कराया जाएगा, वही दवा लिखी जाएगी। आपके अंदर विटामिन की कमी है, विटामिन उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सा विटामिन, वो उपलब्ध कराया जाएगा चेक करने के बाद ही। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दीजिए, उससे पता चला कि एक चीज बीमारी तो ठीक हो गई, दूसरी नई बीमारी शुरू हो गई। वही हम अपने खेत के साथ भी करते हैं। तो आंसर हो गया आपका तीसरा पॉइंट, ये नहीं है, इसका ऋण से कोई संबंध नहीं है, कृषि योग्य भूमि का विस्तार से कोई संबंध नहीं है। आंसर हो गया केवल 3। ध्यान रखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है 2019 में? सोचिएगा। लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी के स्वामित्व की घोषणा। अब समझ में आ गया? भूमि सुधार में तीनों चीजें कराई थी। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पट्टेदारी का, लगान का नियमन करना, अवधि की सुरक्षा करना, स्वामित्व की बात करना। आंसर बता दीजिए क्या होगा? सब पढ़ा दिया ना सारा का सारा? आंसर तीनों ये रहे, लगान का नियमन, अवधि की सुरक्षा यानी कि स्थायित्व, और स्वामित्व वाला तो है ही है 12 साल वाला। क्लियर? निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? बताइए। 2017 क्वेश्चन पूछा गया है, ये रहा। कौन सा कृषि उपाय कृषि संरचना के विकास के लिए शुरू किया गया? मध्यस्थों की समाप्ति, भूधारत सुधार, जोतों की हदबंदी या उपरोक्त सभी? किसी के विकास के लिए इनमें से कौन से सुधार किए गए? बता दीजिए। क्या हमने हदबंदी शुरू की? क्या भूधारण की व्यवस्था को सुधार किया? मध्यस्थों को समाप्त किया कि नहीं किया? बता दीजिए। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये समझ लीजिए। ठीक। निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? 2015 क्वेश्चन। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि की जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण जिसे हम सीलिंग कहते हैं या भू हदबंदी कानून कहते हैं, काश्तकारी सुधार करना या बहुफसलीय योजना। बताइए इनमें से कौन सा सुधार नहीं है? आराम से अब बता सकते हैं दोस्तों आप लोग। आंसर है ये नहीं है। बहुफसली व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। और एक क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? ये बहुत पुराना क्वेश्चन। नेहरू, शास्त्री, चरण सिंह, अब्दुल कलाम आजाद। बता दीजिए। आराम से बता सकते हैं ना? यस, चरण सिंह। ये रहे आपके इस तक के क्वेश्चन। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक में सिंचाई व्यवस्था, और ध्यान रखना वित्त और बीमा को लेकर के, बीज और कीटनाशक उर्वरकों को लेकर के सरकार की एक एक चीज की पूरे डिटेल में डिस्कस करते चले जाएंगे। अपने सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। इतना साथ आपका चाहिए और ढंग से पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस पढ़ना है तो मेरे पास आइए, बाकी गप्पबाजी करनी है तो बेटा बहुत सारी जगह है। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ये रहे आपका लिंक, जो मुझसे जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये बार कोड है टेलीग्राम का और ये मेरे टेलीग्राम के लिंक वगैरह है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।